नमस्कार साथियों, आज हम जीवन की मौलिक इकाई के कुछ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न 1, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना करो। तो इसमें हमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना करना है। तो चलिए तुलना करते हैं। पादप कोशिका, देखिए ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। और है दूसरा, इसका क्या, इसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं। इसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, मतलब उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है। तीसरा, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। और इसमें जो तीसरा है, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है। और अगला है चौथा, ये प्रायः बड़े आकार के होते हैं। ये प्रायः बड़े आकार की होती है और ये छोटे आकार की। पादप कोशिका बड़े आकार में होती है और ये जंतु कोशिका छोटे आकार में होती। ठीक है। और देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो आपको पूछा जाए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए, तो क्या कहेंगे? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं उपस्थित होते हैं। इन पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है, जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये प्रायः बड़े आकार की होती हैं और पादप कोशिका बड़े आकार की होती हैं और जंतु कोशिका छोटे आकार की होती हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा प्रश्न 2, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती है? देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती है। ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इस छोटा छोटा होता है इसका आकार, और यूकैरियोटिक कोशिका में इसका आकार बड़ा बड़ा होता है। और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। और इसमें क्रोमोसोम प्रायः एक होता है प्रोकैरियोटिक में, और इसमें क्रोमोसोम अधिक होते हैं। क्रोमोसोम इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये चौथा है, कई अन्य अंगक नहीं होते हैं। और इसमें क्या दिए गए हैं? इसमें लगभग सभी अंग होते हैं। पाँचवा, प्रकाश संश्लेषण वाले जीव में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है। और इसमें क्या दिया गया है? क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ठीक है। और आगे क्या है? छठवां है, वास्तविक केंद्रक की अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। ठीक है, होते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिसिंग हो गई है। इसमें केंद्रक झिल्ली जो है साथ झिल्ली युक्त अंगक भी होते हैं। हिते हैं लिखा है, होते हैं है तो ठीक है। अगर आपसे यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका को भिन्न अंतर पूछे तो आपको ये भी बता देना चाहिए, सरल रहेगा। अगला है हमारा तीसरा,
तीसरा हमारा क्या है देखते हैं। तीसरा है हमारा, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। देखिए, यदि कोशिका झिल्ली फट जाए या टूट जाए तब कोशिका के अंदर का आंतरिक रासायनिक संगठन नष्ट हो जाएगा और यह अपना आधारभूत कार्य संपन्न नहीं कर पाएगा। ऐसी क्षतिग्रस्त कोशिका मर जाती हैं जिसमें लाइसोसोम जैसे अंगक पचा जाते हैं। ठीक है, जैसे मानव के शरीर में प्लाज्मा झिल्ली अथवा या फट जाए या टूट जाए तो क्या होता है। यदि कोशिका झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो कोशिका के अंदर का आंतरिक रासायनिक संगठन नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपके अंदर की कोशिका की वो झिल्ली फट जाएगी तो जो अंदर रासायनिक संगठक होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे या अपना आधारभूत कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। अपना कार्य पूरी तरह से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसी क्षतिग्रस्त कोशिका मर जाती हैं। ऐसी क्षतिग्रस्त कोशिका जो है मर जाएंगी। लाइसोसोम जैसे अंगक पचा जाते हैं, लाइसोसोम सारा निकल जाता है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन अब हमारा क्या है यहाँ पर, यदि गाल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका जीवन में क्या होगा। ठीक है, यदि गाल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका जीवन में क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर अब हम देखते हैं। इसका उत्तर है अंतर्द्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये संश्लेषित पदार्थ को गाल्जी उपकरण के द्वारा ही संचयन, रूपांतर और पैकेजिंग और एक जगह से दूसरे जगह विभिन्न गंतव्यों तथा कोशिका के अंदर और बाहर भोजन का कार्य करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या है, देखिए अब आपको ये कैसे याद रखेंगे आप। देखिए, अंतर्द्रव्य जालिका को इंग्लिश में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और में संश्लेषित पदार्थ को गाल्जी उपकरण के द्वारा ही संचयन किया जाता है, रूपांतर किया जाता है और पैकेजिंग और एक जगह से दूसरी जगह विभिन्न गंतव्यों तक कोशिका के अंदर और बाहर भोजन का कार्य करता है। कुछ उपस्थिति में गाल्जी उपकरण के समानतः शक्कर के जटिल शक्कर बनाती है। शक्कर से जटिल ये शक्कर बनाती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए आगे देखें। गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम बनता है। जब गाल्जी उपकरण रहेगा तभी तो लाइसोसोम बनेगा। तो गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम बनाया जाता है। आपको ये लाइन ध्यान में रखनी है, गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम भी बनाया जाता है। अब कोशिका निर्माण प्रक्रिया में गाल्जी उपकरण भी शामिल होता है। कोशिका के निर्माण के लिए गाल्जी उपकरण भी शामिल होता है, काम करता है। यदि गाल्जी उपकरण नहीं हो तो कोशिका में होने वाले महत्वपूर्ण कार्य संचयन, रूपांतर, पैकेजिंग और विभिन्न पदार्थ एक जगह से दूसरे स्थान तक अंतर्स्थानरण संभव नहीं है। देखिए, अगर गाल्जी उपकरण कोशिका यदि गाल्जी उपकरण नहीं हो तो कोशिका का महत्वपूर्ण कार्य संचयन, रूपांतर, पैकेजिंग ये सब विभिन्न पदार्थों की एक जगह से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण संभव नहीं होगा। हमारे शरीर में गाल्जी उपकरण होना बहुत ज़रूरी है। अब इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे आपको याद रखना है। अंतर्द्रव्य जालिका को हम इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब अगला देखते हैं हम। कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? इसका आंसर। तो कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। जो है माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवन के विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती हैं। एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती हैं और यह आवश्यक उपयोगी ऊर्जा संचित होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, देखिए आपसे अगर एटीपी का पूरा नाम क्या है, एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपसे एटीपी का पूरा नाम पूछे तो बताएंगे आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फास्फोरेट नहीं, फास्फेट। ठीक है, के रूप में ऊर्जा प्रदान करती हैं, आवश्यक उपयोगी ऊर्जा संचित करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाली लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपका उत्तर रहेगा, उत्तर आपका क्या होगा? कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण अंतर्द्रव्यीय यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जिसके दो भाग हैं। पहला क्या है? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी जालिका को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंतर्द्रव्य जालिका को इंग्लिश में हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चिकनी को अंतर्द्रव्य जालिका को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो चलिए पहले हम खुरदरी जालिका के बारे में अध्ययन करते हैं। खुरदरी जालिका उसे कहते हैं जो कोशिका झिल्ली को बनाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण करता है, उसे हम खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। ठीक है, अब चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका किसे कहते हैं? जिसे हम इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह कोशिका झिल्ली को बनाने वाले वसा अर्थात लिपिड का संश्लेषण करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि क्या कहते हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका के कितने भाग हैं, तो आप बोलेंगे दो भाग। पहला खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, दूसरा चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटिस प्रक्रिया से प्राप्त करता है। चूँकि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव में कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जीव पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कोशिका झिल्ली अपने पूर्व स्थान आ जाता है। इसके बाद कोशिका पदार्थ
ग्रहण कर पचाता है। इस प्रक्रिया को इंडोसाइटोसिस अथवा फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है। अब अगला हमारा है प्रसारण क्या है। प्रसारण क्या है, अगर आपसे पूछे प्रसारण क्या है तो आप क्या बताएंगे? जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक प्रयागमय झिल्ली द्वारा होते हैं तो उसे प्रसारण कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित प्रसारण प्रयोग करें। निम्नलिखित प्रसारण प्रयोग करें। देखिए, छिले हुए आधे आधे आलू को 4 टुकड़े लो। इन चारों को खोखला कर इससे कि आलू के कप बन जाए। इनमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है और प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। अब देखिए ए वाला ऑप्शन देखिए, कप ए को खाली रखो, फिर कप बी को 1 चम्मच चीनी डालो। ठीक है। कप सी में 1 चम्मच नमक डालो। जब देखिए कप सी में जब 1 चम्मच नमक डालो तो ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है? उबले आलू से बनाए गए कप डी में 1 चम्मच चीनी डालो। आलू को इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात उनका अवलोकन करो तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है। अब देखिए इसका उत्तर क्या है। बी तथा सी को खाली भाग में जल क्यों एकमात्र हो गया, इसका वर्णन करो। ठीक है। और दूसरा, ए आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकमात्र क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करो। ठीक है। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे जीवन की मौलिक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।